एक तो ये बेटा बात ध्यान रखने की हो गई। अदर देन दिस हम ध्यान से देखें तो आपको उसके बाद बताया कि पोटेंशियल होता क्या है, उसको डिफाइन कैसे किया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल का क्या होगा, इन द सर डायरेक्शन पोटेंशियल ऑफ कम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कम होगा, और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सर पोटेंशियल बढ़ेगा। सर बढ़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस। और गुड, और पोटेंशियल परपेंडिकुलर कांस्टेंट रहेगा। यस सर। तो ये छोटी छोटी सी सर ये बातें हैं। 90 डिग्री है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी सी बातें कल डिस्कस की थी। और यहाँ पे बेटा ये तो डेफिनेशन नहीं थी, पोटेंशियल क्या है, उसकी यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है, वोल्ट यूनिट है, इससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर प्रूव किया। इसी तरह बेटा वर्क डन की डेफिनेशन लिखी, पोटेंशियल डिफरेंस को समझा, पोटेंशियल कब इंक्रीज कब डिक्रीज होगा ये समझा, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ तो पोटेंशियल निकालते कैसे है ये सीखा। और साथ ही साथ हमने सीखा कि किस तरह से एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर। तो यहाँ से बेटा कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं और आगे के कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं हम। डन। चलो बेटा देखो यस यहाँ सर। से। तो जब यहाँ से मैं देखता हूँ तो आप देखेंगे बेटा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से आ गया के क्यू अपॉन आर। बेटा आर बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल का क्या होगा, एज आर इंक्रीज सर कम होगा। पोटेंशियल डिक्रीज, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। तो बेटा यस जब हम सर। ई वर्सेज आर का ग्राफ देखते हैं, वी का आर के साथ में ग्राफ देखे तो ये कुछ ऐसा आता है कि कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग टाइप से होता है, इस तरह से। और देखो बेटू, यदि चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, और चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा एड सब्ट्रैक्ट करना है, स्केलर की कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है बेटा। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल स्केलर। या पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है। तो बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत और नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस सर नेगेटिव हो सकता है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बेटा नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो डिपेंड करता है हम कैसे लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे मैं वीपी माइनस वीक्यू हम लिख रहे हैं। यदि मैं वीक्यू माइनस वीपी लिखूंगा तो क्या वो नेगेटिव होगा, यस बिल्कुल सर। होगा। तो वो हमारे डेफिनेशन पे, मान लो एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट इज वीक्यू माइनस वीपी, तो नेगेटिव आएगा आंसर। वो पूछता है व्हाट इज वीपी माइनस वीक्यू, तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यस सर। ऐसे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बिल्कुल कॉमन सवाल, एकदम बढ़िया। देखते हैं कर पाते हैं क्या। एकदम कॉमन से सवाल ले रहा हूं बेटा, फिर से आपकी खिदमत में पेश है। क्यू 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 और क्यू, चार क्यू चार्ज रखे हैं, स्क्वायर है जिसकी साइड है ए। इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पिछले चैप्टर में सीखा था, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। फाइंड ई एंड वी एट सेंटर। हो जाओ शुरू जल्दी से, और इस बार आंसर्स आने चाहिए सबके। फाइंड ई एंड वी एट सेंटर, बी क्विक। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो दूर जाता हुआ, माइनस है तो पास आता हुआ, के क्यू बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होगा। बेटा स्क्रीन दिख रही है क्या, नहीं सर। अभी मैंने बंद की है, एक बार दोबारा सर शेयर अब नहीं करता दिख रही हूँ है। फिर बताना। अभी दिख रही है, यस सर। यस सर। अमन अब दिख रही है स्क्रीन। सर मेरे में ब्लैक स्क्रीन आ रही है। बेटा होना तो नहीं चाहिए, चेक करो, आना चाहिए करेक्ट तुम्हारी सर एक बार आवाज। बंद करके ट्राई करता हूँ। हाँ, जस्ट रीजॉइन वंस। सर स्क्वायर की साइड्स कितनी है? स्क्वायर की साइड लेंथ ए है बेटा, ए के बराबर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 आ रही है। हाँ निकल बेटा जो भी आ रही है वैल्यू।
सर ये तो 0 है। बढ़िया। बेटा वही बच्चे होंगे जिनको दिक्कत आएगी जिन्होंने होमवर्क नहीं किया ईमानदारी से और ट्राई नहीं किया, उनको पक्का दिक्कत आएगी। सर इसका V भी 0 होगा क्या? वी क्यों जीरो होगा बेटा, सोचो। सब दे दीजिए। वी कितना आ रहा है? एनीवन गॉट द वी? चलो बेटा फिर से रिवाइज करते हैं। पहले मैं आंसर लिख देता हूं। E इज इक्वल टू 0, V इज इक्वल टू 4KQ अपॉन A बाई रूट 2। चल आप ले लो। क्या बेटा? अच्छा सॉरी। तो बेटा E की वैल्यू 0 आएगी, थैंक यू बेटा, और V की वैल्यू 4KQ अपॉन A बाई रूट 2 आएगी। आइए समझते हैं पहले E। बेटा यहाँ पे E निकालना तो प्लस Q की वजह से दूर जाता हुआ, इस प्लस Q की वजह से भी दूर जाता हुआ, इस प्लस Q की वजह से भी दूर जाता हुआ, और इस प्लस सर Q की 0। वजह से भी दूर जाता हुआ, और सब सेम वैल्यू वाले हैं। तो एक को E बोले तो सारे E एक दूसरे के अपोजिट आ गए, मतलब ये इसके अपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो E की वैल्यू 0। बेटा V जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो सीधा सीधा V क्या आएगा, इसकी वजह से आएगा यहां से ये डिस्टेंस जो A बाई रूट 2 है, इसकी वजह से भी सेम, इसकी वजह से भी सेम, इसकी वजह से भी सेम, चारों की वजह से जुड़ जाएगा। तो चारों की वजह से जुड़ जाएगा तो V को मैं क्या बोल सकता हूं, 4 टाइम्स किसी एक की वजह से KQ अपॉन A बाई रूट 2। सो दिस इज द आंसर फॉर V एट द सेंटर। कुछ दिमाग में घुसा, कुछ रिपीट करना है, कुछ चेंज करना है तो बोलो। बेटा देखो बताओगे नहीं तो मुझे तो पता चलने से रहा कि कुछ चेंज करना है तो। सर सेम आया सर मेरा भी। गुड बेटा, कुछ है एक्सप्लेन करो दोबारा कोई सा पार्ट। वी समझ आया? वी तो सीधा सा है, वी तो केवल और केवल फॉर्मूला लगा के बेटा अप्लाई करना होता है, दैट्स इट। डन। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल। ध्यान से सुनना बेटा और अच्छे से करना इसको। यहां पे चार्ज रखा हुआ है इस जगह पे 4Q के बराबर, और इस जगह चार्ज रखा हुआ है बेटा -9Q के बराबर। ठीक है, एक जगह 4Q, एक जगह -9Q। इनके बीच की दूरी है बेटू R के बराबर। आपको बताना है इनके बीच में कौन सी जगह पे पोटेंशियल 0 होगा। फाइंड पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज 0। सर इसका वो निकालना पड़ेगा सर, E निकालना है क्या इसका? ई नहीं बेटा, केवल पोटेंशियल कहाँ 0 होगा पूछ रहे हैं। ओके सर। केवल आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल कहाँ 0 होगा। बेटा मान लो कि किस एक से x दूर पे होता है तो दूसरे से r-x हो जाएगा, और फॉर्मूला लगा के इक्वल टू 0 कर दो उसको, दोनों की वजह से ऐड करके। इट इज सिंपल एंड यू शुड मस्ट बी एबल टू डू दिस बेटू। करो कोशिश, फॉर्मूला लगाओ।
बेटा क्या आंसर आ रहा है किसी का तो आंसर करो, देखिए ईशिका, उज्जवल, अश्विनी, कोई भी। सेम सिमिलर क्वेश्चन करवाया हुआ था और वहां पे बेटा ज्यादा टफ था, यहाँ तो आसान है। एनी आंसर्स? चलो देखो, इतना बड़ा तो है ही नहीं बेटा, 2 लाइन का है, 2 लाइन में खत्म हो जाएगा ये सवाल, जस्ट 2 लाइन्स। लेट v0 at distance x from 4q। तो यहां से x है तो यहां से हो जाएगा r माइनस एक्स। मैंने सर 9Q से मानी सर कोई एक्स। दिक्कत नहीं, r माइनस एक्स आपका आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग जो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये सॉल्व करने में टाइम लग रहा था पूरा। इसमें क्या टाइम लगा बेटा, ये तो सवाल तो हो गया, ये लो। अब क्या दिक्कत आई? 4r माइनस 4x इक्वल टू 9x। तो 9 और 4 कितना हो गया? 13x। तो x आ गया 4r/13। तो तुम्हारा आंसर आया होगा 9r/13। हाँ सर भी सॉल्व करना है सर, अभी आधा हुआ है सॉल्व। अरे हो भी गया ये तो। हे भगवान, क्या करते हो तुम लोग? बेटा इधर सर ध्यान आ दे, तो हो गया था, और आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ही थी मैं सर। प्लस करने लग गया इधर ही। प्लीज फोकस बेटू। तो पता मेरा नहीं इसका रिवर्स आ रहा है, क्या। मेरा उल्टा आ रहा था। बेटा यहाँ से x माना है कि 9q से चेक करो। हाँ हाँ सर वहां से एक्स माना हाँ, है तो सर। वहां से x माना है तो आपका आंसर r माइनस एक्स, मतलब 9r/13 आना चाहिए। हाँ यहाँ से यदि माना है तो 9r/13। बेटा मैंने यहाँ से मान लिया 4r/13, तो यहाँ से ये दूरी कितनी हो गई? 9r/13। ठीक है सर। चेक करो देखो। सर मैंने प्लस कर लिया था यहाँ सर से ये दोनों 9 आ को। गया, 13 आ रहा है। सर अब जीरो की साइड लेंगे ना सर, मैं प्लस करने लग गया इधर ही, नहीं बेटा, इसलिए टाइम देख, लग गया सर। सी बेटू हियर, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो हमने मान लिया कि मान लो 4q से x दूरी पे हो जाता है 0, तो 9q से कितनी दूरी हो गई वो? r माइनस एक्स। तो बेटा हमने v नेट इक्वल टू 0 लिखा, तो 4kq अपॉन x प्लस k इंटू 9q r माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से इसको बेटा इस तरफ ले आया, इस पूरे फैक्टर को देखो, मैं नेगेटिव था तो इस तरफ ले आया, पॉजिटिव हो गया, तो ये जो कटना था वो कट पिट गया और सॉल्व होके अपने पास में आंसर आ गया। सी दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर बेटा, पोटेंशियल में तो डायरेक्शन का भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। बोला पोटेंशियल 0 कब होगा, तो नेट लिख के उसको 0 के बराबर कर दिया। ये सर 9r/13 आ रहा है सर मेरा। हम्म, x इज इक्वल टू 9r/13। बेटा आया क्या समझ में? हाँ या नहीं? यस सर। एकदम ऐसा हो रहा है बेटू कि कैसे काम चलाओगे, ऐसे करोगे तो लिखो इसे, फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, वही सिचुएशन आ गई पिछले बार वाली, न्यूमेरिकल शुरू होते ही जान निकल रही है अपनी। राइट इट डाउन, आई विल गिव वन मोर क्वेश्चन। लिखो इसे सब।
टर्न सर। चल बेटा देखो, एक और क्वेश्चन करो। फोर माइक्रोकुलम और यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, मान लो -4 माइक्रोकुलम ले लेते हैं। ठीक है बेटा, ये डिस्टेंस है आपकी 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी है आपकी 10 सेंटीमीटर। और यहां से बेटा ये जो दूरी है सॉरी 10 आ गई, अप्रोक्सीमेटली कितना ले 30 ले लेते हैं। ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक पी पॉइंट है जो 30 सेंटीमीटर है। आपका क्वेश्चन है फाइंड, दोनों चीज पूछ रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, ए एंड बी एट पॉइंट बी। पूरी प्योर प्रैक्टिस है ये तो। वी आंसर करो, देखे क्या आता है। अब के बार बेटा फाइनल आंसर करना, के वे की सबकी वैल्यू रख के। चार्ज वगैरह भी दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दी हुई है, फाइनल आंसर क्या आता है। पहले वी निकालो, आसान है वी। फर्स्ट फाइंड द वी। सर 4 के माइक्रोकूलम अपॉन 5√10। बेटा पूरा देखे सिंप्लीफाई करके बताओ, रूट में छोड़ दो, बट के वगैरह की वैल्यू रख के जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो डू। ओके सर। सर के की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹9। What is answer for V? This is easy. सर बी का ही तो बताया था। अरे नहीं, V तो फिर गलत निकाल दिया बेटा। चलो मैं बता देता हूँ, V 0 आएगा। बेटा V की डायरेक्शन नहीं होती, दोनों चार्ज से सेम दूरी है प्लस और माइनस से, क्या वहां फील्ड 0 होगा? नहीं आई बात समझ? आगे बेटा दोनों अपोजिट चार्ज है, दोनों से सेम दूरी है यहाँ की, तो मान लो इस पॉइंट की डिस्टेंस तो तुम निकाल सकते हो, 10√10 आएगी। कितनी आएगी? निकाल ली के सबने? यस सर। सो दिस इज 10√10, तो पोटेंशियल लिखो, तो V नेट कितना होगा? V ड्यू टू +4, तो K इंटू 4 KQ माइक्रोकुलम वाला अपॉन R
10√10 प्लस के इंटू -4 माइक्रोकुलम अपॉन 10√10। सॉल्व करो, आंसर 0। अब दिक्कत गलती कहाँ करते हैं, Yes, हम sir. वेक्टर ले लेते हैं। यही गलती की ना। नहीं सर, मैं -4 को +4 ले लिया। गलत बात बेटा, ऐसे सर गलतियां करोगे -4 को सर हमने -4 रखा ही नहीं सर, 4 रखा सर ना। वेक्टर की तरह। बेटा वेक्टर की तरह मत करो, गलती मत करो। ये वेक्टर वाले सवाल नहीं है। पोटेंशियल निकालना है तो दिस इज जस्ट स्केलर क्वांटिटी, नॉर्मल प्लस माइनस करके रखो ढंग से। बेटा ये कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? सर अब समझ आ गया। वी निकालना समझ रहे हो? यस, नो? यस सर। बेटा जिनको थोड़ी दिक्कत आ रही है वो बेटा कोशिश सर एक करो बार यार। बता दो। क्या बेटा? सी बेटा फॉर्मूला अपना होता है के क्यू बाई आर पोटेंशियल का। तो बेटा इस +4 से यहाँ पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इससे ये दूरी निकाल ली, ये 30 दी हुई थी, ये 10। तो हमने पाइथागोरस वाली थ्योरम लगा के निकाल ली, तो ये आएगी 10√10। तो इससे बेटा हो गया, फॉर्मूला लगा दिया, के क्यू है प्लस का 4 अपॉन आर, और यहाँ पे लगाया तो के -4 अपॉन आर। बेटा ध्यान रखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो हम डायरेक्शन निकालने के बाद मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं, बट यहाँ पे सिंस डायरेक्शन नहीं होती तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। तो साफ दिख रहा है बेटा, एक चीज प्लस की एक चीज माइनस की, दोनों इक्वल है, दोनों को जोड़ोगे तो 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? सर थीटा की वैल्यू निकालो ना बेटा, ट्राइंगल से नहीं निकाल सकते हैं। ओके सर। आ रहा है। ये थीटा मान लो, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ E, और वही E की वैल्यू नीचे होगी। तो मैं ये तो 1000 बार करवा चुका मैं, ऊपर वाले कैंसिल हो जाएंगे, तो 2E cos थीटा बचेगा। तो E नेट जो आएगा दैट इज 2 टाइम्स E cos थीटा। तो 2E का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इंटू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कोस थीटा हो जाएगा इस ट्राइंगल से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए अपॉन आर। बस, तो ये क्या आ गया, रख दो वैल्यूज, 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू 4 इंटू 10⁻⁻6। ए इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻⁻2। और जो आर आएगा बेटा अपना, आर की वैल्यू है 10√10। सो तो आर 152 into 10⁻6 into √10 माइक्रोकूलम। इस बेटा यहाँ से जो भी आएगा सब वैल्यूज को सॉल्व आउट कर दो बेटो। ई की वैल्यू तो न्यूटन पर कूलम में आएगी, इसलिए माइक्रो कूलम मत रखो। अब आर का स्क्वायर हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर होगा बेटा 1000, बट 1000 के साथ में एक्चुअल में सेंटीमीटर में है, तो स्क्वायर के साथ में 10⁻⁻4 आ जाएगा, और आर की वैल्यू है 10√10 अगेन सेंटीमीटर में, तो इसके साथ में आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर में बदलने के लिए। करो चेक, 10⁻⁻2 से -2 गया, यहाँ पे देखोगे तो 10⁻4 से 10⁻4 गया, ऊपर आपका बच के आ रहा है 9 2 जा 18 72 सर मैंने पिकोमीटर में निकाली है सर। 72, और ये 10 है, 10 और ये 10⁻⁻6, तो 72 इंटू √10 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द वैल्यू ऑफ E। अब जिनको ग्रीक लग रहा है, इससे साफ पता चल रहा है बहुत सारे बच्चे जो इसको मतलब बिल्कुल टच भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बेटा इस क्वेश्चन को शुरू भी नहीं कर पा रहे हैं। दैट सर मैंने क्लियरली पिकोमीटर में इंडिकेट्स सॉल्व किया है सर। कि हम बेटा कर नहीं पा रहे हैं, या हमने सॉल्व नहीं किया है, प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रिपीटिशन के बाद भी होमवर्क में दिक्कत आ रही है, सबमिशन में प्रॉब्लम्स आ रही है। सो दीज आर ऑल वेरी स्ट्रेंज थिंग्स, हमें इनसे उबरना पड़ेगा, आगे उठना पड़ेगा बेटा। सर पिकोमीटर में सर में वैल्यू आ रही सर 81 इंटू 10⁹ अपॉन 500 इंटू √10। बेटा नहीं, सॉल्व करना और देखना सेम आया क्या, वापस सॉल्व करना बेटा, क्लास के बाद करके देखना, ठीक है।
उसको सिंप्लीफाई करके। यस सर। सर माइक्रो कूलम की जगह न्यूटन पर कूलम कैसा है? बेटा यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। सर तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया था वहाँ पे। कहाँ पे? सर फोर ही लिया था सर हमने, माइक्रो कूलम नहीं लिया था नहीं तो 4 इंटू 10 टू द फॉर्मूला में। -6 लिख दिया ना बेटा मैंने, तो माइक्रो कुलम को कुलम में बदल दिया मैंने। अच्छा सर। बेटा इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते जाओ एंड यूनिट तो वही आएगी जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं हम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? न्यूटन पर कुलम। तो इसलिए सब कुछ सिंप्लीफाई किया, सबको ऐसा यूनिट्स में रखो। तो चार्ज की कुलम होती है तो माइक्रो कुलम को मैंने कुलम में बदल दिया। सर मैंने नहीं बदला, आंसर तब भी सेम आ रहा है। तो तुमने कहीं कुछ मिस्टेक कर दी होगी बेटा, या माइक्रो कुलम को एंड में तुमने माइक्रो न्यूटन कुलम पर कुलम आ रहा होगा, या ऐसा कुछ हो रहा होगा। सी दैट। डन। सर मैं बाद में सर उसको पूरा सॉल्व कर दूंगा सर, हाँ। उसकी वैल्यू रख के। तो बेटा सी अगेन इट्स क्लियरली इंडिकेटिंग, मुझे साफ तुम्हारे चेहरे वैसे नहीं दिख रहे बट वैसे दिख भी रहे हैं, एंड इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट वी आर फेसिंग इश्यू एंड दैट्स बिकॉज कि हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाई है। क्लियर कट ये इंडिकेशन है। सो प्लीज प्रैक्टिस, यदि नहीं करोगे तो ये दिक्कत आएगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी मैं करवाऊँ, बट मुझे देखना था कितने लोग कर पाते हो। एंड इट क्लियरली स्पेसिफाइज दैट वी आर नॉट स्टडिंग, हम पढ़ नहीं रहे हैं ढंग से। कुछ कुछ बच्चे हैं जो कर पा रहे हैं, रेस्ट आर नॉट सिंसियर एंड नॉट सीरियस अबाउट इट। सो प्लीज इट्स हाई टाइम, एटलीस्ट अब तो पढ़ना शुरू कर दो। किसका वेट कर रहे हैं हम? निकाल लोगे पोटेंशियल? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड टफ होता था, पोटेंशियल निकालना तो बिल्कुल हलवा काम है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है, दैट्स इट। और ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी ऐड करो सिंपल। जो माइनस वाला होगा वो अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको माइनस में रखना है। क्लियर है बात? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। चलो देखो, कोई एक हेडिंग आ गई है साथ में, दिस क्लियरली इंडिकेट दैट दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। बात समझ आती है? तो बेटा ध्यान से देखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये समझ में आना ही आना चाहिए। यदि थोड़ी भी दिक्कत आए तो मुझे रोक लेना और मुझसे पूछ लेना, ये हमें क्लियरिटी होनी ही चाहिए जो अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। सच बताऊं तो कोई नई चीज नहीं है। एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है, आपको एक चार्ज की वजह से निकालना आता है, तो दोनों चार्ज की वजह से निकाल के जोड़ दो, दैट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। तो आइए सबसे पहले हम डाइपोल बना लेते हैं। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डाइपोल का। सिंप्लीफिकेशन के लिए बेटा इनके बीच की दूरी को हम 2a मान रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है कि इसके सेंटर से एक पॉइंट है, और वो पॉइंट है थीटा एंगल पे और r दूरी पर। इस पॉइंट को बेटा बोला जाता है पी आर कोमा थीटा नाम से। इस पॉइंट पे, और ये दूरी कितनी है बेटा टोटल, दिस टोटल डिस्टेंस इज 2a। तो मतलब ये भी 1 के बराबर हो गई और ये भी 1 के बराबर हो गई। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा डाइपोल का? बताओ तो सही। अरे डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ये तो कम से कम कोई भी बोल सकता है। क्या होता है फॉर्मूला? Q इंटू डी। यहाँ पे डी कितना है? 2a के बराबर। तो क्या फॉर्मूला बन गया? Q इंटू 2a। और लेट्स बेटा ये डायरेक्शन हम आई कैप ले लेते हैं, तो वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पोटेंशियल में हमें मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल Q इंटू 2a। तो ये हमारे पास में डाइपोल मोमेंट आ जाता है बेटा। अब हमें यहाँ पे पोटेंशियल बताना है,
तो क्या पोटेंशियल बताना है तो बेटा मुझे डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से देखना बेटा, यहां से मैंने एक लाइन बनाई ऐसे, जिसकी दूरी है r1 यहां से, और यहां से मैंने इसको मिलाया ऐसे, और ये दूरी है r2। क्या ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो इस चार्ज से मैंने उसको मिला दिया बेटा, थोड़ा मिलता हुआ कम लग रहा है, बट समझो दिस इज r1 एंड दिस इज r2। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी। तो एक बात बताओ, मुझे इस पॉइंट पे v लिखना है, तो क्या लिखूं? तो कौन से पॉइंट पे? पॉइंट P पर, potential at point P, this is let's say Vp, can I write this k q upon r1 plus यस सर। k minus q प्लस upon Q अपॉन r2? R2। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो मुझसे। नो सर। बेटा सब बच्चे एक बार सोचो और सोच के पूछो कि क्या ये बात समझ आ रही है। सिंपल लॉजिक, प्लस की इसके से डिस्टेंस r1 तो kq बाई r फॉर्मूला लगा दिया, इससे डिस्टेंस r2 तो kq बाई r2 लगा दिया। तो बेटा देखो आंसर आया kq डिवाइड बाई r1 माइनस kq डिवाइड बाई r2। सिंप्लीफाई कर लो, kq को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, इसको सिंप्लीफाई किया तो आया kq r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2। तो ये पोटेंशियल आ गया एट पॉइंट P। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। नो सर। बेटा क्वेश्चन है कि हम ये r1 r2 हमें सवाल में नहीं दिया हुआ था, हमें तो r दिया हुआ है एक्चुअल में, तो हमें आंसर चाहिए r और थीटा की टर्म्स में। तो क्वेश्चन इज टू रिमूव दिस r1 r2 एंड r1 एंड r2 एंड r2 माइनस r1। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया हमारे पास में कि इनको हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन इज डन बेटा, यहां तक डन है। फिजिक्स खत्म हो गई, अब मैथमेटिक्स आएगी, और मैथमेटिक्स आएगी जिसमें तुम्हें r की हेल्प से r1 और r2 निकालना है। तो आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। बेटा ध्यान से समझना, और इसको सर पाइथागोरस नहीं बेटा, पाइथागोरस वगैरह काम नहीं, नहीं तो आएगी। हाँ सर, वो 90 डिग्री में होता है वो तो। ट्राइंगल अप्रोक्सीमेशंस काम आएंगे, देखो कैसे निकालते हैं। तो बेटू ध्यान से देखना, यहां से सेंटर से ये पॉइंट था आपका कोई एक पॉइंट, ये दूरी हमें r1 दी हुई है, और ये दूरी हमें r2 के बराबर गिवन है, और ये एंगल थीटा है। बेटू ध्यान से समझना, हम क्या करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहां पे, और इसी तरह इसको आगे बढ़ा के यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो हमने नाम दे देते हैं बेटा इनको, लेट से ये पॉइंट P था, इसको पॉइंट A, इसको पॉइंट B, इस सेंट्रल पॉइंट को पॉइंट O नाम दे रखा है। तो P A B, प्रोसीजर ध्यान से समझना। O, लेट से दिस इज पॉइंट M एंड दिस इज पॉइंट N। क्या इतना समझे क्या किया मैंने? यस सर। क्या किया हमने? परपेंडिकुलर ऑन OP from A and B meet at N and M respectively। ये कंस्ट्रक्शन किया है हमने। पहले एक बार सोचो, 1 मिनट टाइम दो और मुझे बताओ कोई स्टेप रिपीट करने की नीड है क्या? और बच्चे बेटा ध्यान से देखो एक बार, ये तो बहुत इजी प्रोसीजर है। एक्चुअल में तो आंसर ये है यदि r1 r2 पता होता तो, बट r अब है, हमें तो r पता है, तो r1 r2 हमें किसी तरह निकालना पड़ेगा। सो डू इट, थिंक अबाउट इट। सही, an और bm कंस्ट्रक्ट किया ना? हाँ, हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसको निकालने के लिए। सर यहाँ तक समझ आ गया। आगे बढ़े? यस सर। चलो बेटा देखो, बेटा क्या होता है ध्यान से समझो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आपको। यदि ध्यान से समझना बेटा, ये a बहुत छोटा है एज कंपेयर टू r, तो ये लेंथ होगी, दिस इज ऑल्सो वेरी लेस, ये जो लेंथ होगी ये बहुत छोटी होगी। तो हम क्या करते हैं, आपको बताया था कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल होता है, तो इसमें इसको लगभग इसके बराबर ले लेते हैं अपन।
दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट। वाई, वापस से समझना कि जब आपके वैल्यू या एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि ये मान लो बेटा कोई एंगल है आपका फाई, तो आपको सिखाया गया था साइन फाई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन फाई। बोलो, बताया था कि नहीं? यस सर। अब बताओ बेटू, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ये मान लो हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनियस। लेट्स नहीं परपेंड, हाँ ठीक है। सो ये सिचुएशन है हमारे पास में जो वैल्यूज दी गई है, और ये हो गया हाइपोटेनियस। बताओ साइन फाई क्या होगा किसी ट्राइंगल में? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा क्या होता है? perpendicular upon base. ठीक है, तो परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर गया, तो यहां से बेटा आ गया h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू b। मतलब ये हाइपोटेनियस और बेस लगभग लगभग इक्वल है। बेटा इवन तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैंने तुम्हें समझा दिया है, बट ये तुम्हें एग्जाम में समझाने की जरूरत नहीं होती। कैसे करना है मैं बता रहा हूं, बट क्या थोड़ा सा ये बात समझ में आती है? मैंने सर बोला था बेटा समझ नहीं आया सर। ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आएगा। याद करो, कल परसों एक क्वेश्चन करवाया था, मैंने बोला था जब थीटा स्मॉल होता है, यस सर। एंगल स्मॉल होता है, सो कैन वी राइट साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा। यस सर। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं बेटा कि ये दूरी बहुत कम है, ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, देखो ये, तो क्या ये एंगल भी बहुत छोटा होगा? यस सर। तो इसको मैंने फाई जैसे बोल दिया, समझाने के लिए बोल रहा हूँ टोटल। तो एक्चुअली में बेटा हम किस प्रूव करते हैं कि ये और ये डिस्टेंस लगभग लगभग इक्वल होती है, इसीलिए हम साइन थीटा और टेन थीटा को इक्वल बोल पाते हैं। यस सर। तो मतलब क्या हुआ, इस ट्राइंगल में देखो कौन सी दो साइड को इक्वल बोल सकता हूं, समझ आया तो? सर पीएम पीएम और एंड पीबी पीबी। को, यस सर। पीएम और पीबी को, बस इतना ही काम का होता है। तो हम क्या लिखते हैं सीधा बेटा, इस तरह से डील करते हैं हम। ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, अच्छे से समझना, तो बात क्लियर हो जाएगी हमें। ठीक है, सो वी विल राइट ओपी, ओपी इक्वल टू ओएम प्लस एमपी। ये समझ आता है? यस सर। ओपी इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। अच्छा बेटा एक बात बताओ, यहां से ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल नोटिस करना सब, ठीक है? ये एंगल थीटा है, ये लेंथ ए है और ये 90 डिग्री है। ट्राइंगल कौन सा है? एम ओ बी। क्या इस ट्राइंगल में देखना मैं लिख सकता हूं कोस थीटा इक्वल टू बेस दैट इज ओ एम अपॉन ओ बी हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल से मैं लिख सकता हूं cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से भी तो ओ एम की वैल्यू जो आती है वो आ जाती है ओ बी cos थीटा, एंड ओ बी की वैल्यू है आपकी 1 के बराबर, तो ये आ गया 1 cos थीटा। सिमिलरली बेटा इसी तरह मैं प्रूव कर सकता हूं कि ओ एन की वैल्यू जो आएगी वो भी किसके बराबर आएगी? 1 cos थीटा की। इस ट्राइंगल को ले लो, इस ट्राइंगल में ये थीटा हो जाएगा, तो ओ एन विल ऑल्सो बी 1 cos थीटा। अब यहां से देखो ओपी कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ओपी? 0.2 आर के बराबर। आ रही है बात समझ में? यस सर। वापस रिपीट, यहां तक पार्ट क्लियर है? यस सर। इसके बाद देखो बेटा, मैंने कोशिश की मेरी तरफ से समझाने की कि जब एंगल्स छोटे होते हैं तब बेस और हाइपोटेनियस सेम हो जाता है। नहीं भी आता है तो दिमाग लगाओ कि इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड बराबर है, दैट्स इट अप्रोक्सीमेटली। और फिर हमने क्या किया, इस लेंथ को लिखा और हमने प्रूफ कर दिया कि ये वैल्यू 1 cos थीटा के बराबर है। तो R इज इक्वल टू ओ एम, ओ एम कितना है? 1 cos थीटा प्लस एमपी, एमपी को मैं लिख दूंगा पीबी, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, केवल यहां पे ये लिखना है एमपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पीबी, दैट्स इट। कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं होती एग्जाम में। तो यहां से देखो R इक्वल टू 1 cos थीटा एंड पीबी इज इक्वल टू R1।
तो R1 की वैल्यू क्या आ गई? R minus A cos theta. R minus A cos theta. This is the second equation. एक बार थोड़ा आराम से ठंडे दिमाग से सोच के करो कि क्या ये पार्ट समझ में आ रहा है। Yes, sir. बेटा और बच्चे, क्या हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? सी दिस इज लिटिल टफ डेरिवेशन, बट टफ वैसे नहीं है, समझ आएगा तो बेटू सही लगेगा, और एक बार खुद से कर लोगे तो और अच्छा लगेगा। बट यहाँ तक मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ, हमें किसी स्टेप में दिक्कत है तो बोल के बताओ। खासकर वो बच्चे जिनको बेटा दिक्कत आ रही है, प्लीज स्पीक। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई और क्या सोच रहा है, कि मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी, अभी भी 100% आ रही होगी इसमें। तो आगे बढ़ूं मैं? Yes, sir. यस सर। चलो, तो पहला पार्ट ये होता है। अब दूसरा पार्ट देखो, मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना मैं किसको यूज कर रहा हूं। मुझे R2 निकालनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, ढंग से देखना। आई कैन राइट Pn इक्वल टू OP प्लस ON। ट्राइंगल देखो और देखो दिक्कत आ रही है क्या समझने में जो मैंने लिखा। Pn इक्वल टू OP प्लस ON। बढ़िया मामला। Yes, sir. No problem. आगे देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू OP वैल्यू है R के बराबर और ON है A cos थीटा के बराबर। कोई दिक्कत? No. बेटा ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, PAN। तो ये जो टोटल PN होगी वो लगभग अप्रोक्सीमेटली AP के बराबर हो जाएगी। तो हम यहां पे सीधा लिखेंगे AP इज इक्वल टू R प्लस A cos थीटा। अब फिर से देर इज नो एक्सप्लेनेशन नीडेड फॉर दिस। व्हाट वी विल से, AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू PN। दैट्स इट। एंड व्हाट इज AP? AP इज R2। तो आपको R2 मिल गया R प्लस A cos थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अगेन रिपीट कर रहा हूं, वापस देखना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना और अच्छे से कोशिश करना समझ में आए। किसके बीच में क्लास छुट्टी? चलो देखो बेटा, पहले हमने क्या किया, प्लस क्यू माइनस क्यू आर दी हुई थी, बट हमें तो इनसे पता करना था तो R1 R2 मान लिया। बहुत आसान होता है, यदि डिस्टेंस पता होती है तो लिखना KQ अपॉन R1 प्लस K माइनस क्यू अपॉन R2। सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर R1 R2 तो हमने हमारी मर्जी से माना था, सवाल में नहीं दिया हुआ था, तो R1 R2 को हटाना पड़ेगा यहां से। तो उसको हटाने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, हमने A और B से OP पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जो उसको मीट करते हैं N और M पे। अब हमने क्या बोला कि जो ये साइड ये बहुत छोटी है बेटा, ये वाली जो डाइपोल की लेंथ होती है, हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में लिख रखा है। तो ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी और ये वाली लेंथ इस बड़ी वाली के बराबर होगी। अब हमने सबसे पहले इसको लिखा है किस तरह से, OP को इस टुकड़ों में OM प्लस MP, और यहां से OM हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके कि वो cos थीटा के बराबर है। ठीक है, चाहो तो बेटा इसको थर्ड पार्ट पे लिख लेना, मतलब इसके बाद में ये चीज लिख लेना इसके बाद में, और फिर ये वाला कंस्ट्रक्शन करके आगे बढ़ जाना। मतलब कंस्ट्रक्शन पहले कर लेना और फिर इसको लिख लेना यहाँ पे, है ना, फिर इसको आगे बढ़ा लेना। फिर हमने प्रूफ कर दिया कि R और ये A cos थीटा प्लस PB, क्योंकि MP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है PB के, और PB तो सर R1 है, तो R1 आ गया R माइनस A cos थीटा। सिमिलरली PN मैंने लिखी कैसे, OP प्लस ON। OP प्लस ON, OP तो सर R के बराबर थी और ON A cos थीटा के बराबर। AP को PN को फिर AP लिख दिया, और AP किसके बराबर थी, R2 के। तो R1 और R2 दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास में। R1 इज R माइनस A cos थीटा एंड R2 इज R प्लस A cos थीटा। वापस एक बार खुद से सोचो
and ask queries if you are facing doubts or if you are facing problem. नहीं फेस कर रहे हैं तो एक बार राइट डाउन करो इसे और लिखते लिखते सोचो कि क्या कोई चीज कोई लाइन में समझ में दिक्कत आ रही है क्या. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ. मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो सर. जितना लिखा दिया उतना लिखो, और किसी भी लाइन में ऐसा लगता है कि दिक्कत है तो वो कोशिश करो उसको रिजॉल्व करने की. सो डू इट क्विक. तो क्या काफ़ी सारे बच्चे तो बताते भी नहीं है कि क्या मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, उनको कुछ पार भी पड़ रही है. केवल अश्विनी थोड़ा बोल लेता है, थोड़ा बहुत और बच्चियाँ बोल लेती हैं. और बच्चे जैसे उन्होंने तो बिल्कुल वो बोलते हैं ना, मुंह बंदी करवाई हुई है. यशस्वी नीजा तो क्लास में ही नहीं बोलती थी, बस आपस में बातें जरूर कर लेती थी. सही बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। हाँ, फाइनली वो आवाज तो आई कम से कम. अच्छा, अब कैसे बातें करते हो सर? व्हाट्सएप पे? हाँ सर। बेटा बीच में बताया करो कि हाँ सर आ रहा है, नहीं आ रहा. कुछ कुछ बच्चे बीच में एक दो बार बोल दिया करो, दैट्स इट. ऐसा लाइवली लगते हो कि हाँ कम से कम बैठे तो हो, कुछ देख तो रहे हो, समझ तो रहे हो. नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि बस ऑन करके गायब हो गए हम. बेटा इसको लिखो एंड ट्राई इफ यू आर गेटिंग. किसी भी लाइन में कहीं पे भी तुम्हें लगता है सर नहीं बैठा समझ, तो वापस पूछो मुझसे. सर ये पी सर आर माइनस थीटा कैसे है सर? क्या बेटा? सर आपने पी के साइड में लिख रखा है ना सर, आर आर माइनस कोमा थीटा. थीटा बेटा, आर कोमा थीटा. हाँ सर, आर कॉमन बेटा थीटा. ये जब किसी डिस्टेंस किसी पॉइंट को आर और थीटा की फॉर्म में दिखाते हैं, इनको पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बस एक बार काम आता है. मतलब कोई पॉइंट को यदि आर और थीटा की टर्म्स में दिखाया जाता है तो ऐसे लिखा जाता है. जैसे बेटा एक्स वाई एक्सेस के टर्म्स में लिखते हैं हम, तो क्या ऐसे लिखता मैं 1,2 2,3 वगैरह. यस सर. तो आर डिस्टेंस और थीटा एंगल पे होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, आर कोमा ओके. थीटा. बस ये नोशन है, आर कोमा थीटा मतलब ये किसी पॉइंट का डिस्टेंस आर है और एंगल थीटा है जहां से हम बात कर रहे हैं. यस सर. दैट इज द नोशन. बाकी कोई काम नहीं आएगा अपने इतना.
इधर बेटा टिपिकल थोड़ा सा इसकी मैथमेटिक्स टिपिकल है। सी बेटा फिजिक्स पार्ट यही तक सम हो जाता है, तुम्हें समझना पड़ेगा ये कि फिजिक्स तो यही तक डन था, इस प्रूफ की मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड है। बट डाइपोल से रिलेटेड है तो ये आता भी खूब है। अगेन 3 मार्क्स के लिए लड़ाई है इस डेरिवेशन की। 3 मार्क्स 5 मार्क्स समटाइम। रिटर्न गुड। बेटा आगे बढ़ूं मैं? यस सर। चलो देखो बेटा, अब देखो हमारे पास में 3 चीजें मिल गई। पहली इक्वेशन क्या थी? V8 पॉइंट पे हमारे पास में आ गया था KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। बेटा मेरे पास क्या पीछे लिख दिया मैंने इसको, तुम्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं मतलब कैलकुलेशन करूंगा इसलिए लिख रहा हूं। सेकेंड इक्वेशन आई हमारे पास, R1 जो आया वो R माइनस ए कोस थीटा, और R2 जो आया, सही लिख रहा हूं ना मैं, चेक कर लेना, R1 R माइनस ए कोस थीटा, और R2 जो आएगा वो आएगा R प्लस ए कोस थीटा। बेटा इसको याद रखने की ट्रिक भी है, देखो तुम्हें बताऊं, तुम जब डायग्राम में देखो, जरूरी नहीं है इधर R1 इधर R2 बनाओ, डायग्राम बनाते समय हो सकता है तुम इधर में कुछ और वैल्यू मान लो, तो जो छोटी वाली साइड होगी ना वो होगी R में से ए कोस थीटा माइनस, और बड़ी वाली साइड होगी R में ए कोस थीटा प्लस। क्या आ रहा है समझ में? देखो जो छोटा वाली होगी वो R में से ए कोस थीटा माइनस, और बड़ी वाली R में ए कोस थीटा प्लस। तो बाय द वे बेटा मान लो प्रूफ में बीच में कहीं पे हम अटक जाए या भूल जाए, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कुछ आगे पीछे हो जाए तुमसे, तो किसी तरह जुगाड़ लगा के फाइनली बीच में कुछ तो जुगाड़ लगा के R1 इक्वल टू R माइनस ए कोस थीटा, मतलब छोटी वाली साइड R में से ए कोस थीटा कम आनी चाहिए, और बड़ी वाली साइड R में ए कोस थीटा ज्यादा आनी चाहिए। किसी तरह जुगाड़ लगाना है अपने को, समझ गए? बस बेटू, तो यहां से देखो ये इक्वेशन 2 और 3, तो R2 माइनस R1 क्या आ गया देखो, 3 माइनस 2, दिस इंप्लाइज R2 माइनस R1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आ जाएगा 2a कोस थीटा। ठीक है? यस सर। और थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो R1 R2 आ गया। R1 R2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे, वो हम बोलेंगे चाहे फॉर्मूले में रख के कर लो, तो इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P बिकम्स KQ इंटू 2a cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहां बेटा आप बोलते हो सिंस R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A, ये अप्रोक्सीमेशन हमने प्रीवियस चैप्टर में भी लगाया था यहां भी, तो इसको हम R के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ध्यान दो बेटू, Q इंटू 2a हो गया P के बराबर, ये Q इंटू 2a जो हो गया वो P के बराबर, तो आपका फॉर्मूला बन गया KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। So this is a potential at point P. Very very important. सर लास्ट स्टेप सर वापस समझा दो सर। लास्ट स्टेप पे बेटा देखो क्या वैल्यूज रख के आ गया यहाँ तक। हाँ सर। तो वैल्यूज ये समझा सब्स्टिट्यूट के बाद ये समझा। Q इंटू 2a को हमने क्या बोल दिया P। यहाँ देखो हमने Yes, शुरू में sir. लिखा था डाइपोल मोमेंट,
और वेक्टर वगैरह का साइन नहीं लगाया, मतलब केवल मैग्नीट्यूड है। और आर जब बड़ा होता है, प्रीवियस चैप्टर में भी हमने नेग्लेक्ट किया था, याद करो, कहीं कहीं आ रहा था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस उसको सर। मैंने R4 बना दिया था। और इसी तरह डायगोनल आया नहीं था था सर। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो उसको भी हमने आर क्यूब लिख दिया था। तो इसको एक को नेग्लेक्ट कर देते हैं इनके रेस्पेक्ट में, तो वही हुआ, एक को नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ इसके रेस्पेक्ट में। तो आपका आंसर आया केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमेशा याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन कैसा आता है बेटा, न्यूमेरिकल, आपको थीटा देंगे और आपको आर देंगे और पूछेंगे डाइपोल की वजह से इस थीटा और इतने आर पे पोटेंशियल बताओ, तो क्या निकाल देंगे? ये सर निकल जाएगा। बस सिंपल यही करना होता है, दैट्स इट। तो लिखो इसे आगे। और बेटा इस प्रूफ को जरूर जरूर दोबारा करना, क्योंकि ये बहुत हेवी हो जाता है, इसको दोबारा नहीं करोगे तो दिक्कत होगी, और ये सीधे सीधे मार्क्स वाली चीज है। मैं ये भी आपको बता दूं, दिस इज अ क्लियर कट फुल मार्क्स की चीज है, कहीं दिक्कत नहीं आती है, इजीली आता है। और ये सर 10। डन। यस सर। अच्छा अब सुनो बेटा, प्रूफ 3 नंबर का यदि आता है और मान लो समहाउ तुम्हें एग्जाम में फील होता है कि मैथमेटिक्स में गड़बड़ हो रही है, तो बजाय पूरा प्रूफ गलत करके 1 नंबर पाने की बजाय क्या करना, तुम ये पार्ट नहीं भी कर पाओ तो हार्डली बेटा 1 नंबर का मार्क कट होता है, मतलब ये पोर्शन यदि हम नहीं कर पाए तो। ये किसी तरह से याद रखना कि छोटे वाली को a cos थीटा माइनस, बड़े वाले को a cos थीटा प्लस, और उसके बाद पूरा प्रूफ कर देना। जो थोड़ा टफ टीचर होगा, जो बहुत थोड़ी टफ चेकिंग करता है, वो आपको 1 नंबर कट करेगा इस चीज के लिए, और जो थोड़ा थोड़ा लीनियंट टीचर होगा वो आपका आधा नंबर कट करेगा, मतलब मैक्सिमम साइड 1 नंबर कट होगा। बट यदि प्रूफ को यहीं पे छोड़ के आ गए, यहीं पे, और आगे कुछ नहीं किया, तो 1 नंबर मुश्किल से मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। बेटा सी, एक ये भी पता होना चाहिए कि क्राइसिस मैनेजमेंट कह लो इसे चाहे, तो वैसे तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा ये। बट बाय द वे यदि ऐसा होता है कि मान लो मैंने क्वेश्चन में पेपर में दूंगा, लो तुम्हें लिख के दे रहा हूँ बेटे, ये आएगा तुम्हारा जब भी इस चैप्टर का पेपर होगा, 100% है दिस प्रूफ विल बी देयर इन द पेपर। तुम्हें मैंने बता दिया खुद ने 3 से 4 नंबर का तरीका, तो मैं जो पेपर लूंगा 100% आएगा, ये मैं कह रहा हूं तुम्हें अभी, मैं पेपर में 100% दूंगा ये प्रूफ। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। बिना देखे और करना है ना, वैसे तो तुम चीटिंग कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट लेट्स सी हाउ यू प्रोसीड। तो बेटा कोशिश तो करनी आए, बट यदि करते समय एग्जाम में रफ में करके देख लेना तुरंत कि क्या हम ये कर पा रहे, 2 लाइन नहीं कर पा रहे, सीधा आप इसकी वैल्यू को मान लो,
दैट R1 विल बी इक्वल टू R1 नहीं से कोस थीटा और ये बड़ी वाली होगी A प्लस कोस थीटा और सब्सटीट्यूट करके फाइनल आंसर निकाल दो। तो मुश्किल से मैक्सिमम एक नंबर कटेगा, बट यदि ये गड़बड़ कर दिया, गलत किया और इसके चक्कर में फाइनल आंसर भी गलत आ गया तो 1-1.5 नंबर मिलेगा। बात समझ गए हम? यस सर। क्योंकि बेटा यहां गलती की मतलब तुम्हारा R1 R2 गलत आया और तुम्हें याद नहीं है क्या होता है और गलत आ गया तो पक्की बात है तुम्हारा फाइनल आंसर गलत आएगा, फिर तो इतना ही नंबर मिलेगा, 1 नंबर। तो इसलिए थोड़ा सा इसको भी मेंटेन रखना है। तो पहली बात तो ये, पहले तो प्रैक्टिस ही करो ना, कहीं गलती ना हो, क्योंकि एक सर्टेन चीज है, ऑलमोस्ट यू कैन से अल्टरनेट ईयर आया ही आया है ये, और आता ही है मान लो। दिस इज वन ऑफ द टेंशन में निकल ही जाता है सर। क्या बेटा? सर कभी कभी टेंशन में से भूल ही जाते हैं। हाँ, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा डाइपोल में फिर बोल रहा हूँ, डाइपोल का क्वेश्चन में तो इतना कह चुका, आप 12th क्लास का पेपर ही नहीं बनता विदाउट डाइपोल। और मैंने बोला था बेटा हम 60% अराउंड पोर्शन प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके, 40% यहाँ पढ़ेंगे। तो जो 40% यहाँ पढ़ेंगे उसका 20% समझ लो हो गया है। अब 20% एक और बचा है, एक पोर्शन और बचा है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए और चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट है सीखने की, तो वो सीखेंगे हम पहले। बात समझ आई? यस सर। सो प्लीज ट्राई इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपने। दिस इज वन ऑफ द सर्टेन डेरिवेशन, मतलब विद हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब काइंड ऑफ 50 कह सकते हो इसकी प्रोबेबिलिटी, हाफ इन कमिंग इन एग्जाम। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, प्लीज प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? वैसे नाम से लग रहा होगा कुछ तो, करो देखिए, दिमाग लगाओ, समझ आ रहा है क्या नाम से देख के कुछ? व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? पोटेंशियल और पॉइंट इक्वल है तो जिसके पूरे सरफेस, बिल्कुल, पूरी सरफेस पे पोटेंशियल इक्वल हो बेटा, बहुत बढ़िया। तो समझो बेटा क्या होते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। हम ऐसे सरफेस को कहते हैं सरफेस which have same value of potential on all the points of surface. On all the points it's called equipotential surface. बिल्कुल कॉमन सेंस है बेटा कि ऐसी सरफेस जिसके सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम होता है तो उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। आता है बेटा समझ में? अच्छा ध्यान दो बेटा, मान लो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बनाई तुम्हारे सामने, ठीक है? ये सरफेस मान लो, सरफेस दिख रही है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इस पे 2 पॉइंट्स में बनाऊं, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, सपोज करो। तो बताओ ए से बी तक जाने में कुछ वर्क होगा क्या? यस सर। अरे पोटेंशियली चेंज नहीं हो रहा, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच? नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो वर्क कैसे होगा? बात समझ आ रही है? तो बेटा कोई और सरफेस के लिए तो हो, हाँ कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं इसके बारे में, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होती है उनके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं बेटू। तो आओ समझते हैं उनको। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे कॉमन सेंस है, इससे नाम से समझते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑन बिटवीन ऑल द पॉइंट्स, बिटवीन ऑल पॉइंट्स इज 0 ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे
कोई भी पॉइंट्स ले लो तुम दो, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होगा, ऑल की जगह पे ऐसा लिखो, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, है ना, ये ज्यादा सही लगेगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बात समझ में आई? इक्विपोटेंशियल Yes, sir. सरफेस पे कोई भी दो पॉइंट लो, क्यों जीरो होगा? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, यही तो बात डेफिनेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो दोनों पॉइंट्स पे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। सेकंड पॉइंट बेटा, जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो उस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता। तो हम क्या बोलते हैं, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, वन पॉइंट टू अदर, सर मतलब इसके पास में से इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं सर आसपास। इज जीरो ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो सर फिर तो सर वर्क सर लगाना पड़ेगा। अभी बात करेंगे बेटा कैसे है, वो थर्ड पॉइंट आ रहा है। बेटा सिंपल सोचो, क्या पोटेंशियल सेम है? तो लॉजिक सोचो, व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस, बताओ दो पॉइंट के बीच। क्या वर्क डन उसको ए KQ से बी upon तक ले जाने में? तो जब नहीं बेटा, डेफिनेशन क्या थी, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज इक्वल टू वर्क डन ए से बी तक जाने का। आ रहा है समझ में? तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो होता है, क्या वर्क भी जीरो हो गया? यस सर। बिल्कुल कॉमन सी बात है, बिल्कुल कॉमन, एकदम कॉमन बेटा। पोटेंशियल डेफिनेशन ऐसी है। अब सवाल आता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा बेटा सरफेस पे, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। अब समझ गए? ये सर गॉस लॉ का हो गया सर ये तो। हाँ, ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन सरफेस ऑफ, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, इसलिए सरफेस पे एक से दूसरे पॉइंट तक जाने में कोई भी वर्क करना ही नहीं पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर समझ क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर जाते हैं तो पोटेंशियल में चेंज होता ही नहीं है। चौथा पॉइंट बेटा, कंडक्टर की जो बॉडी होती है, कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टर जो होता है वो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की का ही काम करता है। इज इट डन? यस सर। सर लिख लें इसको। हाँ लिखो बेटा जल्दी से। डन बेटा? नो सर।
लिख लिया बेटा हमने? यस सर। जल्दी जल्दी लिख लो। बेटा यहाँ से कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसे कि 2 नंबर का आता है बेटा, तो डेफिनेशन और कोई भी 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं, बाकी इससे ज़्यादा ये नहीं आता है। हार्डली 2 मार्क्स में आता है, 1 मार्क में डेफिनेशन आ जाती है और 2 पॉइंट्स लिख दो कोई भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है? यस सर। तो एक इस तरह से क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। अब बेटा एक थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन आता है अपने पास में, ध्यान से देखना। दैट इज, पहला हम देखते हैं बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते थे, याद हो तो बेटा ऐसे पैरेलल लाइन से यस सर। सिखाया गया था ये। तो बेटा मान लो ऐसे पैरेलल लाइंस बनी हुई है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहे हैं। अब आपको सिखाया कि बेटा इक्विपोटेंशियल जो सरफेस होती है ना, वो इनके इलेक्ट्रिक लाइंस के परपेंडिकुलर होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उनके परपेंडिकुलर होती है। तो बेटा यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है तो ऐसे ऐसे प्लेन्स बनते हैं जो इन लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे प्लेन से समझो जिनसे जो इन लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेन्स है, तो ऐसे प्लेन्स बनते हैं जो इन लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरह से बेटा प्लेन्स होंगे विच आर परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस, ऐसे गुजरने वाले। और एक खास बात होती है, इन सब के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। इन सब के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है। डिफरेंट सरफेसेज जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। क्या बात क्लियर हुई? सर ये डिस्टेंस का सब समझ नहीं आया। क्या बेटा? सर आपने कहा ना सर सबके बीच में डिस्टेंस सेम होता है। बेटा डिस्टेंस इसलिए यूनिफॉर्म है तो ये समझो कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सपोज करो, मैं बताता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर मानी है, तो मान ले कि यहाँ इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल V1 है, मान ले बेटा इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल V2 है, और मान ले इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल V3 है। क्लियर? यस सर। तो बेटा समझ कि इसका V1 है इस पूरी सरफेस का, इसका V2। तो एक मुझे बात बता, इन दोनों सरफेस के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप है, क्या वही ड्रॉप इसके और अगली सरफेस के बीच आना चाहिए? तभी तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस टाइप से हुई। यस सर। तो वो कब आएगा? सिंपल सी बात समझ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो सेम डिस्टेंस पे ही वो ड्रॉप आएगा, क्योंकि वर्क डन उतनी दूर जाने पे क्या सेम होगा? तो यहां से यहां तक का वर्क डन वो यहां से यहां तक के वर्क डन के सेम होना चाहिए। यस सर। तो वो हमारे पास में डिस्टेंस जब सेम चलेंगे तब सेम होने वाला है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो इसलिए हमारी डिस्टेंस सेम होती है जब हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। क्लियर बात है? यस सर। कॉमन है बेटो, ध्यान रखना इस चीज को। दूसरा आता है हमारे पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉइंट चार्ज। ये कैसी होगी? ये कोई भी आंसर कर सकता है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आंसर कर दोगे। ये तो बहुत सिंपल है। मान लो यहां पॉइंट चार्ज रखा है। अच्छा एक बात बताओ, इससे r दूरी पे मैं कितने भी पॉइंट लू, कहीं पे भी लू, क्या सब पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा? यस सर। क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज की वजह से? मान लो कोई और R2 कर दिया, क्या यहां पे भी पोटेंशियल सेम होगा? फील कर पा रहे हैं? तो जो पॉइंट चार्ज होता है बेटा, उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो स्फेरिकल होती है। ये 3D में होगी, चारों तरफ कहीं भी R ले सकते हो।
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज आर स्फेरिकल सरफेसेज अराउंड इट, तो वो स्फेरिकल सरफेसेज बनाते जाओ, वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होगी। क्या बात जा रही है दिमाग में? यस सर। बेटा बात समझ पा रहे हो? समझ आ गया सर। तो पॉइंट चार्ज की वजह से बेटा सरफेस होती है स्फेरिकल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान होना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट हमें बेटो आने चाहिए, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। इसका थोड़ा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज में है। तो जो बच्चा हिम्मत करके उसको करेगा या मेहनत करेगा, थोड़ी सी ट्राई करेगा, वैसे एडिशनल एक्सरसाइज बेटा अभी करने की नीड नहीं है, व्हेन वी विल बी रिवाइजिंग तब करनी है। बट फिर भी जो टाइम है, जो मेहनत करना चाहता है कर सकता है, तब उसके लिए बेटा मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, दैट इज नॉट फॉर ऑल, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर बेटा? क्या दोनों समझ आती है बात? दोनों ध्यान में रखनी है, आपसे पूछा जाता है इनको बनाने के लिए, तो सही से हमें आना चाहिए। गुड, अंडरस्टूड बेटा? यस सर। ओके।